नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन, जिसको 2024 एडिशन माना जा सकता है, फॉलो कर रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। इसमें दिसंबर 2023 तक के 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो सीक्वेंस को आप इस हिसाब से मिला लें, और नहीं है तो आप इसको परचेस कर ले, अपने दोस्त वगैरह से ले ले। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सेंटेंसेस को पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, जिस टेलीग्राम चैनल को हमने अपने यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट की। ये पहला क्लोज टेस्ट है इस किरण पब्लिकेशन का। 24 से 29 तक के क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 24 से पहले के जो क्वेश्चंस थे वो 2018 से पहले के थे, उनको हम पुरानी सीरीज में डिस्कस करेंगे, जो कि 16,500 से हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे। ये आपके सामने क्लोज टेस्ट है। देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग, आपकी वोकैबुलरी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तीनों दुरुस्त होनी चाहिए। अगर आपकी तीनों स्किल्स अच्छी हैं तभी आप क्लोज टेस्ट को एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपकी केवल वोकैबुलरी या केवल ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए नहीं दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं ये जानने के लिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ किसी कंटेक्स्ट में, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीनिंग में या किसी ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में किस तरह से करते हैं। आपके सामने एक क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, मेरे साथ इसको पढ़ते जाएंगे। 5 यहाँ पर ये ब्लैंक दिए हुए हैं, 61, 62, 63, 64, 65। देखिए, इसके अलावा हमने यहाँ पर हर एग्जाम का, जिस भी एग्जाम में क्लोज टेस्ट आया है उस एग्जाम को यहाँ पर नोटिफाई किया हुआ है। तो आप जो है इस एग्जाम के नाम के हिसाब से और इस डेट के हिसाब से भी इस क्लोज टेस्ट को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली किताब में ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ये क्लोज टेस्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आया है एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबी एग्जाम 4/6/2019 को शिफ्ट सेकंड में। तो इस एग्जाम के नाम के हिसाब से भी और डेट के हिसाब से भी आप इस क्लोज टेस्ट को अपनी किताब में, अपनी बुक में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को करने का एक ही तरीका होता है, पढ़ते जाइए, समझते जाइए और जो अप्रोप्रिएट सुटेबल वर्ड है ऑप्शन में उसको रखते जाइए। इसके अलावा और कोई मेथड या कोई शॉर्टकट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये जो शॉर्टकट की बात करते हैं, ये जो ट्रिक्स की बात करते हैं, ये वही स्टूडेंट होते हैं, वही टीचर्स होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को स्किप करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, जो अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, या अपनी रीडिंग हैबिट नहीं है उनकी, या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। ये टीचर्स या ये स्टूडेंट्स ही शॉर्टकट्स की और ट्रिक्स की बात करते हैं, जो शॉर्टकट और ट्रिक्स आपकी हेल्प नहीं करती हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को करने के लिए। शुरू कर लेते हैं। एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज काउंसलर आफ्टर दियर टाउन। यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है 61 में, विद नो मैनुअल वर्कर्स इट इज रिपोर्टेड। देखिए, आफ्टर को यहाँ पर कंजंक्शन की तरह लगाया गया है। पहली क्लोज ये ऊपर जुड़ी हुई है, अब एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज काउंसलर, और दूसरी क्लोज ये आफ्टर के बाद है। आफ्टर है यहाँ पर कंजंक्शन, ये एक तरह का टाइम कंजंक्शन होता है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन में यहाँ पर यूज होता है कि किस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ या किस एक्शन के बाद कौन सा एक्शन हुआ। तो पहले ये वाला एक्शन हुआ होगा और इस एक्शन के बाद ये वाला एक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, डियर टाउन को, ये जो डियर टाउन यहाँ पर एक आफ्टर कंजंक्शन लग गया और यहाँ से दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, डियर टाउन विद नो मैनुअल वर्कर्स इट इज रिपोर्टेड को एक एडिशनल क्लोज की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पर कॉमा लगाया गया है। जब हम किसी एडिशनल क्लोज को, किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिखते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, तो उसको कॉमा लगाकर लिख दिया जाता है, अन्यथा इसको भी जोड़ने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन लगा दिया और यहाँ पर एक क्लोज लिखी हुई है। क्लोज में सबसे पहले जो है एक नाउन फ्रेज है, डियर टाउन। ये डियर हो गया डिटर्मिनर और ये सब्जेक्ट के फंक्शन में है। तो यहाँ पर आनी है आपकी मेन वर्ब। अब कौन सी वाली मेन वर्ब आनी चाहिए, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। वाज लेफ्ट आनी चाहिए, वाज लिविंग आनी चाहिए, हैज लेफ्ट आनी चाहिए, लीव्स आनी चाहिए। देखिए, पहली बार तो ये आप समझ लीजिए कि आफ्टर वाला जो इवेंट है, आफ्टर के बाद वाली जो क्लोज लिखी है, ये वाला एक्शन पहले हुआ होगा, पहले ये हुआ और इसके आफ्टर इटालियन मेयर ने स्ट्रीट्स को क्लीनिंग करना शुरू किया होगा। ठीक है,
तो ये है एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, ये बाद वाला इवेंट है। आफ्टर क्लोज जो लिखी है ये पहले वाला इवेंट होगा, तो इसका जो टेंस होगा ये भी इस तरह से होगा जो इससे पहले के टेंस में चला जाए। तो आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, वाज लेफ्ट, वाज लिविंग, हैज लेफ्ट, लीव्स। देखिए लीव वर्ब के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लीव वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में इसका मीनिंग होगा टू गो समवेयर फ्रॉम अ प्लेस, किसी प्लेस को छोड़कर कहीं दूर चले जाना, ये लीव का मीनिंग होता है। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ अगर इसको इंग्लिश में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके, तो मैं लिख सकता हूँ टू गो समवेयर फ्रॉम अ प्लेस। दोनों ही मीनिंग में, मतलब अगर ये फिजिकल मूवमेंट को रिफर कर रही है तो ये इस तरह के मीनिंग को कन्वे करती है। अब देखिए अगर डियर टाउन को आप यहाँ पर, ये तीनों ही वर्ब ऐसी हैं, देखिए ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है इसमें लिविंग को एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल किया गया है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है। तो क्या डियर टाउन किसी चीज को छोड़ के गया है? चलो हम ये मान लेते हैं कि लिविंग या लीव यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज होती है। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप ये कंसीडर करें कि लीव को ट्रांजिटिवली यूज किया गया है। अगर लीव को ट्रांजिटिवली यूज किया गया है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा नहीं है, विद प्रीपोजिशन लिखी है और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है नो मैनुअल वर्कर, जो कि इस प्रीपोजिशन विद का ऑब्जेक्ट है। या तो अगर आप ये कहते हैं कि लीव को ट्रांजिटिवली यूज किया गया है तो ट्रांजिटिवली यूज में उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। एक ऑप्शन, तो एक इंटरप्रिटेशन आपके सामने ये हो गया। दूसरा इंटरप्रिटेशन आपके सामने ये है कि आप ये कंसीडर कर लें कि लीव इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है और इंट्रांजिटिवली यूज होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चाहे आप इसको ट्रांजिटिवली कंसीडर करें या इंट्रांजिटिवली कंसीडर करें, एक बात तो पक्की है कि डियर टाउन ने किसी प्लेस को छोड़कर कहीं गया होगा। क्या इस तरह का मीनिंग पॉसिबल है कि डियर टाउन ने या टाउन ने किसी प्लेस को छोड़ा है? क्या टाउन अपने प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी लोकेशन में, दूसरे स्टेट में, दूसरे रीजन में चला गया? ऐसा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर नहीं है। इट मींस टाउन ने किसी को नहीं छोड़ा है, टाउन को छोड़ा गया है। और टाउन को छोड़ा गया है मतलब एक्शन डन बाय समबडी एल्स। जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स का मीनिंग आए या एक्शन डन बाय समबडी एल्स का इंटेंडेड मीनिंग आए तो इसका मतलब हमें यूज करनी चाहिए पैसिव स्ट्रक्चर। और हमारे पास एक ही ऑप्शन में पैसिव स्ट्रक्चर दी गई है, वाज लेफ्ट, जो कि टेंस के हिसाब से भी सही है। पहले ये वाला काम हुआ होगा फिर ये वाला काम हुआ होगा, ठीक है। तो टाउन को जो है, टाउन को लेफ्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर 61 में सही ऑप्शन हो जाना था वाज लेफ्ट। बाकी के तीनों ऑप्शन में ही लीव, अगर आप इंट्रांजिटिवली भी कंसीडर कर लेंगे, आप ये भी कह देंगे कि सर इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, विद प्रीपोजिशन आ जाएगा, तो भी वो मीनिंगफुल नहीं हो रही है। और ट्रांजिटिवली कंसीडर करेंगे तब तो ग्रामेटिकली जस्टिफाइबल नहीं है, सिंटैक्स खराब हो रहा है क्योंकि फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो 61 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 62 पर चल लेते हैं। ये रहे आपके ऑप्शन, आप सेंटेंसेस को आगे पढ़ें और लगाने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। इन फैक्ट किसी फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है। ये इन फैक्ट जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, किसी फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है। फैक्ट होते हैं वो जो रियल में ऐसा कुछ हुआ हो, किसी कोई रियल सिनेरियो जिसका कोई एविडेंस हो, ठीक है। फैक्ट उसे ही कंसीडर किया जा सकता है जो हो चुका है और उसका एक एविडेंस है कि हाँ ऐसा हुआ था। एक रियल सिनेरियो का जिसका एविडेंस है उसी को फैक्ट कहा जा सकता है, इन फैक्ट, ठीक है। यहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, 62 में ब्लैंक दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए आपको ही, इट, दे और सिंस। एक्चुअली में यहाँ पर सब्जेक्ट की आवश्यकता है और आगे वाज स्वीपिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जा रहा है, कंटिन्यूटी को दिखाया जा रहा है। ही वाज स्वीपिंग द पियाजा या सी वाज स्वीपिंग द पियाजा या दे वाज स्वीपिंग द पियाजा। देखिए इटालियन मेयर की बात की गई है, पहली बात तो इटालियन मेयर की बात की गई है पहले सेंटेंस में। और दूसरी बात, अगर आप सेंटेंस में अगर देखेंगे, विद द डेप्यूटी मेयर्स फादर एंड ए टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद ए हाई प्रेशर होज, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आना है वो उस नाउन के हिसाब से आना। देखिए प्रोनाउन लगाए जाते हैं किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में। तो अगर इटालियन मेयर की बात की गई है तो इटालियन मेयर तो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, तो ही लगाएं या सी लगाएं?
देखिए यहाँ पर ये आपको इंडिकेशन दिया गया है कि इटालियन मेयर को यहाँ पर उसने मेल कंसीडर किया है, एक मैन कंसीडर किया है, उसने यहाँ पर हिज डिटर्मिनर का प्रयोग किया है। पहला सेंटेंस अगर आप दोबारा से पढ़ेंगे, ध्यान में रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के साथ साथ थोड़ी देर के लिए तो कम से कम इसको रिटेन करके चलो दिमाग में। एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज काउंसलर। तो ये जो हिज डिटर्मिनर लगाया गया है ये इटालियन मेयर के लिए लगाया गया है। इसका मतलब इसको मेल मस्कुलिन जेंडर में कंसीडर किया गया। तो मस्कुलिन जेंडर के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? ही लगाएंगे। दे तो वैसे भी नहीं आना था, दे अगर होता तो वाज नहीं वर होता। इट पर्सन के लिए होता नहीं है, इट होता है थिंग्स के लिए, वेदर के लिए, इवेंट के लिए, डेट के लिए, टाइम के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। शी फेमिनाइन जेंडर के लिए होता है। तो यहाँ पर 62 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे चल लेते हैं, क्या लिखा था सेंटेंस में? इन फैक्ट ही वाज स्वीपिंग द पियाजा। ये पियाजा के बारे में मैं आपको बता दूं, इटली में किसी स्क्वायर प्लेस को या स्क्वायर मार्केट प्लेस को पियाजा कह देते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक इमेज भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कि ये होता है पियाजा। ये इटली, ये कोई इटालियन टाउन है, कोई इटालियन सिटी है, और इस सिटी में ये यहाँ पर बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के चारों तरफ ये जो प्लेस, ये जो खाली स्थान रह जाता है ये स्क्वायर फॉर्म में, इसको बोलते हैं पियाजा। और ये पियाजा काम में आता है, यहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है, लोग यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर आ गया, उससे बातचीत करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर की जा सकती है, यहाँ पर मार्केट भी लगाया जा सकता है। ऐसे ये जो पियाजा होता है स्पेसिफिकली इटली में मार्केट लगाने के काम में आते हैं, कि यहाँ पर 150 दुकानें लगा दी और मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पियाजा। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, कैसे डेवलप हुए होंगे, क्या इनका आर्किटेक्चर रहा होगा, क्या इनका कल्चर रहा होगा, हालांकि वो हमारे क्लोज टेस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं क्लोज टेस्ट पर। इनफैक्ट ही वाज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द चर्च। अब देखिए चर्च यहाँ पर नाउन है, पहले मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ कि क्या ऑप्शन होंगे, ताकि आप खुद भी अपना दिमाग लगा पाए। ये रहा 63 का, ये चारों ऑप्शन है, नियर, लोकल, नीवर, नेक्स्ट। देखिए चर्च यहाँ पर नाउन है, द आर्टिकल लगा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ कोई एडजेक्टिव आना है। अब एडजेक्टिव कौन सा वाला होगा? नियर, लोकल, नीवर, नेक्स्ट। नियर के बारे में बता दूं, ये जो नियर वर्ड है ये प्रीपोजिशन हो जाता है, और इसके अलावा ये एडवर्ब भी हो जाता है। तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं, ना तो हमें प्रीपोजिशन चाहिए ना एडवर्ब चाहिए। ये जो नेक्स्ट होता है ये एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होगा तो देखिए नेक्स्ट क्या है, एक सीक्वेंस को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक सीक्वेंस को दिखाता है। अब यहाँ पर अगर हम चर्च, नेक्स्ट चर्च की बात करें तो इसका मतलब इससे पहली वाली चर्च की भी कहीं बात हुई होगी। क्या यहाँ क्लोज टेस्ट में कोई ऐसा कंटेक्स्ट है जो किसी सीक्वेंस के को इन्फर कर रहा हो या किसी सीक्वेंस को रिफर कर रहा हो? क्या इससे पहले कभी किसी चर्च की बात हुई है, या किसी दूसरी, या कोई किसी प्रकार की सीक्वेंस का यहाँ पर जिक्र हुआ है? कोई नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर होता है कि पहले कोई चर्च आ गई तो बोल देते कि ये नेक्स्ट चर्च है। इससे पहले यहाँ कोई किसी सेंटेंस में किसी चर्च का जिक्र हो गया, उससे पहले हम एक चर्च की बात कर चुके हैं, तो हम अगली वाली चर्च को या जो इसके बाद वाली चर्च है उसको नेक्स्ट चर्च बोल देते। तो ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो गया। देखिए समझना है हमें इस क्लोज टेस्ट के ये जो यहाँ पर 4-6 सेंटेंस लिखे होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, कि जो जिसने भी ये लिखा होगा पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन, वो क्या रिफर करना चाह रहा होगा, वो किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में है, वो किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को रिफर करना चाह रहा है। तो नेक्स्ट का यहाँ पर यूज नहीं है। ये जो नीवर होता है ना, नीवर, ये नीवर एक नाउन होता है, सबके पास नीवर होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। यहाँ पर ये जो लोकल वर्ड है ये एडजेक्टिव है, इसको यहाँ पर यूज किया जाना था। वो जो पियाजा को स्वीप करने की बात की जा रही है वो चर्च के, लोकल चर्च के सामने की बात हो रही है। वहां पर पियाजा जो है, वो जो पियाजा है वो लोकल चर्च के सामने वाला पियाजा है। तो यहां पर आ जाना था लोकल वर्ड। ये हो गया 63 का दूसरा ऑप्शन। आगे चल लेते हैं 64 पर, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। इनफैक्ट ही वाज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। फिर यहाँ पर कोमा लगाया गया है, द डेप्यूटी मेयर्स फादर एंड ए टाउन काउंसलर आर्म्ड विद ए हाई प्रेशर होज। होज क्या होता है अभी मैं बता दूंगा, पहले यहाँ पर देखते हैं क्या वर्ड आना चाहिए। देखिए 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, एक ऑल्सो दिया गया है, अलोंग साइड दिया गया है, अलोंग दिया गया है, एज वेल दिया गया है। ये चारों वर्ड, इनमें से कोई एक एडवर्ब है, बाकी के जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। जरा इन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं
आपको दूसरे सेंटेंसेस में भी आके परेशान करेंगे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरी जो अप्रोच है वो यही है कि अगर कोई भी शब्द मेरे सामने आता है तो मैं डिटेल में उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में बता के निकल जाऊँ आपको 2 लाइनों में कि यहाँ पर अलोंग आना है, अलोंग साइड आना है, तो हो सकता है यहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो जाओ, लेकिन आने वाले 2-4 सेंटेंस के बाद ही कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कहीं क्लोज टेस्ट में, चाहे हो सकता है कॉमन एरर में, आपको इन शब्दों के एक्चुअल मीनिंग की, एक्चुअल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझना चाहिए कि ये शब्द या कोई भी प्रीपोजिशन या किसी भी फंक्शन का वर्ड या पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड किस फंक्शन को और किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, किस तरह के कंटेक्स्ट में, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको स्किप करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला वर्ड है आपके सामने ऑल्सो। ऑल्सो के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ऑल्सो एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है इन एडिशन। अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं सी इज अ कॉमेडियन हु ऑल्सो राइट्स बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑल्सो है मैंने यहाँ पर मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल कर लिया एडवर्ब के रूप में। सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो जाता है, लेकिन ऑल्सो एडवर्ब ही होता है। तो क्या हमें यहाँ पर ऐसा कंटेक्स्ट है, क्या हमारा सिंटेक्स ऐसा है, ग्रामेटिकल सिंटेक्स की यहाँ पर हमें हेल्प मिलेगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द डेप्यूटी मेयर्स फादर, यानी कि ये जो लिखी हुई है ये एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है। अगर नाउन फ्रेज लिखी हुई है तो क्या नाउन फ्रेज से पहले किसी एडवर्ब को लगाया जा सकता है? नहीं, नाउन फ्रेज से पहले कोई एडजेक्टिव ही आएगा, सॉरी, नाउन फ्रेज से पहले कोई प्रीपोजिशन ही आएगा और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी ये नाउन फ्रेज। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बननी है, तो हमें यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर जरूरत है प्रीपोजिशन की। अब देखिए जो अलोंग वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। इसके फंक्शन पर जरा ध्यान देंगे, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये जो अलोंग वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है और ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में, और ये बहुत ज्यादा जो है इस पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मिल जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल जाता है, क्लोज टेस्ट में तो ये बहुत ही पूछा जाता है। अलोंग, देखिए अलोंग का मतलब होता है एक्सटेंडिंग इन अ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई भी एक ऐसे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, या ये है, या ऐसे हो सकती है, इसके इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सटेंड करना। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का फंक्शन मैं इसका बता रहा हूं, और लगभग सिमिलर का भी मीन, जब ये एडवर्ब के फंक्शन में होगा तो लगभग इसी सिमिलर मीनिंग में होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस से आपको समझ में आएगा, मैंने लिखा वी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट। रोड भी लिख सकता था मैं, रिवर भी लिख सकता था, बीच भी लिख सकता था। अब देखिए कंसीडर कर लो कि ये आपकी रोड है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि वी वॉक्ड अलोंग द रोड, तो अलोंग यहां पर प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द रोड या द स्ट्रीट। तो ये जो रोड है आपकी, इसके पैरेलल मूवमेंट की बात होती है। अलोंग रिफर करता है एक पैरेलल मूवमेंट को। ये आपकी रोड है और रोड के पैरेलल में अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं वी वॉक्ड अलोंग द रोड। ये रोड हुई आपकी, स्ट्रीट भी हो सकती है। कंसीडर कर लो कि ये रिवर है यहाँ पर, और आप रिवर के पैरेलली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर। एक और मीनिंग यहां से निकल के आ जाता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। आप रोड के इस साइड से उस साइड को मूव कर रहे हैं पैरेलली, तो आप लिख सकते हैं वी वॉक्ड अलोंग द रोड या स्ट्रीट। कंसीडर कर लो कि ये बीच है, इधर ये सी हो गया और इसको आप बीच कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आप अलोंग द बीच मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मूवमेंट क्या है, इस बीच के पैरेलल है, ये आपकी मूवमेंट होगी। इस तरह की पैरेलल मूवमेंट को रिफर करने के लिए हम अलोंग को प्रीपोजिशन और एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। एडवर्ब कैसे हो जाएगा, एडवर्ब लो इस तरह से एडवर्ब बन जाएगा, हमने लिख दिया वी वॉक्ड अलोंग। अब देखिए अलोंग को यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया नहीं गया है, प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया गया होता तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता। इसका मतलब प्रीपोजिशन तो ये है नहीं, ये एडवर्ब है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है
मूविंग या इन अ मैनर। अब यहां पर अलोंग एक मैनर को दिखा रहा है, और किस तरह का मैनर है? मूविंग कंटिन्यूअसली इन अ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ए मैनर, इन मूविंग इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, मूविंग इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। देखिए स्ट्रेट का मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं है, चलो स्ट्रेट हटाई देता हूं मैं, नियर स्ट्रेट होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, क्योंकि जो सड़कें होती है वो भी एकदम सीधी कहाँ होती हैं, लेकिन किसी भी सड़क के पैरेलली अगर आप मूव कर रहे हो तो आप अलोंग द रोड जा रहे हो। तो अलोंग इस तरह की मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो। फिर एक वर्ड हमारे सामने आता है अलोंग साइड। अलोंग और अलोंग साइड के डिफरेंस पे ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, जरा ध्यान से समझ लेना। अलोंग साइड का ये भी प्रीपोजिशन हो सकता है, और अलोंग साइड का एक मीनिंग तो यही है, नेक्स्ट टू या बाय द साइड ऑफ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी इज सिटिंग अलोंग साइड हर फादर। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब मैं कह रहा हूं ये उसके फादर हैं, ये हर फादर हुए, और उनके नेक्स्ट टू वो बैठी हुई है, ये सी हुई। इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन साइड में बैठी हुई है, बिल्कुल नेक्स्ट टू बैठी हुई है। इधर से अगर देखोगे तो नेक्स्ट टू ये हुआ, इधर से अगर देखोगे तो ये पोजीशन नेक्स्ट टू हुई, ठीक है, हर फादर की साइड में बैठी हुई है। तो अलोंग साइड इस तरह के मीनिंग को कन्वे करता है जब वो प्रीपोजिशन होता है। एक मीनिंग और है, एक फंक्शन और है जहां पर हम अलोंग साइड को प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहां पर अलोंग साइड का मतलब होता है टुगेदर विद। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज प्लेइंग अलोंग साइड हर सिस्टर्स, ठीक है। तो यहां पर किसी साइड की या किसी नेक्स्ट टू की, किसी पोजीशन की बात ना होके टुगेदर विद की बात हो रही है। आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो जिन लोगों के साथ आप वो मूवमेंट कर रहे हैं, या कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उन लोगों को रिफर करने के लिए, उन लोगों को जोड़ने के लिए आप अलोंग साइड को प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है, अगर आप देखेंगे तो अलोंग साइड एक और बचा है, एज वेल को देख लेते हैं। एज वेल जो वर्ड है ये भी एक एडवर्ब है, और इसका मतलब है इन एडिशन, या यूं कहिए कि ऑल्सो या टू के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, सी इज सेलिंग हर हाउस एंड हर कार्स एज वेल। देखिए टू और ऑल्सो दोनों ही इन एडिशन के मीनिंग को अगर रिफर करते हैं तो वो इनके सिमिलर मीनिंग में होता है एज वेल, ठीक है। तो यहां पर हम ऑल्सो भी लगा सकते थे, टू भी लगा सकते थे, सारे ही सिंटैक्टिकली सही है, मीनिंगफुल है। एज वेल जो एक तरह से एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर हमें एडवर्ब की आवश्यकता तो है नहीं, तो ऑल्सो और एज वेल तो ऐसे ही काट दो। अलोंग और अलोंग साइड में से हमें कौन सा लगाना चाहिए? देखिए हम किसी के साइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी की पोजीशन रिफर नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी वो काम कर रहा था, स्वीपिंग द प्याजा कर रहा था, वो डेप्यूटी मेयर के फादर के साथ कर रहा था। टुगेदर विद का सेंस हमें यहाँ पर ले रहा है, और टुगेदर विद के सेंस को कन्वे करने के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो है अलोंग साइड, इसलिए 64 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 पर चल लेते हैं। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बतानी भूल गया, ये जो होज होता है ना, होज, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फिगर आपको दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ। ये होज होता है, ये जो पाइप होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है, किसी वॉशिंग पर्पस के लिए होता है, अब इससे कार वगैरह कुछ भी धो सकते हैं, इसको बोलते हैं होज, ठीक है। आपके सबके घर में आपने देखा ही होगा।
यहाँ पर ये लेडीज हॉस का यूज कर रही है अपने लॉन को वाटरिंग करने के लिए, अपने लॉन को पानी देने के लिए। आगे चलते हैं, हमारा ऑप्शन है 65। क्या लिखा हुआ है? द टाउन जेर वैल्यूज लास्ट। देखो यहां पे ये जो पजेसिव केस यूज किया गया है अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, उसके बाद यहां पर लगाया गया है एक एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव अगर लगाया गया है तो यहां पर निश्चित तौर पर ही कोई नाउन आएगा, और ये नाउन लास्ट प्लस जो भी नाउन यहां पर होगा ये इसका पोजीशन बन रहा होगा। तो यहां पर कौन सा वाला नाउन आना चाहिए? काउंसलर, मेंबर, वर्कर या मेयर। ठीक से समझने के लिए पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं, पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए कि हमें काउंसलर को लिखना है, मेंबर को लिखना है, वर्कर को लिखना है, मेयर को, पूरे को एक बार पढ़ लो। द टाउन जेर वैल्यूज, जो भी है ये जेर वैल्यूज लास्ट, जो भी नाउन यहां पर आएगा काउंसलर, मेंबर, वर्कर या मेयर, रिटायर्ड 6 months ago and nobody has been hired since then. Nobody has been hired since then. रिटायर्ड 6 months ago। तो किसके रिटायर होने की बात की गई है? क्या नहीं था टाउन में? देखिए मिटालियन मेयर तो है, स्वीपिंग तो वही कर रहा है, काउंसलर भी है, तो मेयर और काउंसलर तो दोनों हटा दो। मेंबर की यहां पर कोई जिक्र ही नहीं है, पूरे पैराग्राफ में किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार के मेंबर की कोई जिक्र ही नहीं है, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। वर्कर वहां पर नहीं था, यहां पर लिखा भी है विद नो मैनुअल वर्कर्स, यानी कि कोई उस जो ये जो टाउन है, जिस टाउन की बात की जा रही है, जिसकी सफाई हो रही है, उस टाउन में कोई भी मैनुअल वर्कर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट इस टाउन का जो भी टाउन है जेर वैल्यूज, इस टाउन का लास्ट वर्कर रिटायर हो गया 6 month है वो। तो यहां पर क्या लिखना है? यहां पर लिखना है आपको वर्कर। कंटेक्स्ट को समझते हुए चलेंगे, इन शब्दों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ आपको करना ही है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप इसी तरह से जो है क्लोज टेस्ट को करते रहिए, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। और अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।